ऑल सेट? हेलो एवरीबॉडी। थोड़ा जल्दी, हाँ, 2 लाइन लिखा के 2-3 सम बनाएंगे, फिर नेक्स्ट लाइन लिखाएंगे। कॉपी में लिखो पैराग्राफ नंबर 14। लिखो इंटरिम रिपोर्ट शुड कंटेन, इंटरिम रिपोर्ट शुड कंटेन दी फॉलोइंग। 4 सेंटेंस लिखाएंगे, देखना। बैलेंस शीट हम ना बहुत ही क्लियर लिखाएंगे। हाँ, आपको कंफ्यूजन होगा पूछ लेना, क्लियर हुआ तो आगे बढ़ना। बैलेंस शीट एज एट द एंड ऑफ करेंट इंटरिम पीरियड आप करेंट क्वार्टर बोल सकते हो इसके बाद से, क्वार्टर को इंटरिम पीरियड बोल रहा हूं मैं। एंड ए कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज एट द एंड ऑफ प्रीसीडिंग ईयर। ये मेरा रिमार्क्स क्लोज हो गया। ये मेरा रिमार्क्स क्लोज हो गया। आप कन्विंस्ड हैं पूरे? गुड। अब लिखो P&L फॉर क्या लिखा? P&L फॉर, P&L पीरियड का होता है, एज एट द एंड नहीं बोलूंगा। P&L फॉर द करेंट इंटरिम पीरियड and cumulatively for the current year to date। देखो समझ में आ गया होगा। एक P&L करेंट इंटरिम पीरियड का यानी कि सेकेंड क्वार्टर का, और दूसरा 6 महीने का। लेकिन पहले क्वार्टर में ये दोनों एक ही रहेगा, बोलो क्यों? पहला क्वार्टर में 3 महीना का भी बनाना है और ईयर टू डेट भी 3 महीना का ही बनेगा, इसलिए मैंने उस तरह से पढ़ाया था। विथ सेम कंपैरेटिव्स ऑफ लास्ट ईयर। सेम कंपैरेटिव्स ऑफ लास्ट ईयर चलेगा? विथ सेम कंपैरेटिव्स ऑफ लास्ट ईयर। जैसे अगर थर्ड क्वार्टर का बनाया तुमने, थर्ड क्वार्टर करेंट ईयर, तो थर्ड क्वार्टर लास्ट ईयर। बिगिनिंग टू दिसंबर करेंट ईयर, तो बिगिनिंग टू दिसंबर लास्ट ईयर। इजी है समझना। कैश फ्लो में ये वर्ड हट जाएगा, देख ये वर्ड हट जाएगा। कैश फ्लो में करेंट इंटरिम पीरियड का बनाना नहीं पड़ता, खाली YTD बनाना पड़ता है। तो आप बोलेंगे सर फिर पहला 3 महीना में तो पहला 3 महीना का बनाते हैं, वही YTD भी होता है। लिखो कैश फ्लो स्टेटमेंट cumulatively for current year to date
with same period comparative last year. देख लो, ठीक है। डी नंबर, सीजनल वाला। सीजनल में एक एडिशनल पीएल और एक एडिशनल कैश फ्लो चाहिए। लिखो फॉर सीजनल बिजनेस एन एडिशनल P&L एंड कैश फ्लो an additional P&L and cash flow for 12 months. For 12 months ending on 'interim reporting date'. मुझे अच्छे से बताना मीनिंग समझे कि नहीं समझे। For 12 months ending on इंट्रीम रिपोर्टिंग, जैसे डकबैक वाली जो कंपनी है, डकबैक जो छाता बनाती है, रेनकोट बनाती है, तो उसको अगर पहला क्वार्टर का रिपोर्टिंग करना है तो उसको एक 12 महीना का पीएलवी बनाना होगा जो जून में खत्म होगा, पिछला जून से स्टार्ट होगा, ठीक है ना, टुगेदर विथ कंपेरेटिव्स। हाँ, 12-12 महीना कंपेरेटिव। कंपेरेटिव तो हर बार देंगे, नहीं तो मीनिंगलेस हो जाएगा ना। फॉर लास्ट ईयर ये हम ब्रेक के पहले बोल के गए थे, अभी आकर के लिखा दिया। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट, है ना। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देते हैं, फिर सम्स बनाएंगे। सम में आप लोगों को इंटरेस्ट आएगा, ऐसे भी अभी तक आपको इंटरेस्ट है, सोए तो नहीं आप लोग। सुनिए, जानते हैं ये जो इनकम टैक्स होता है ना, इनकम टैक्स जो कल ही खत्म किया हम लोग, जिसका अकाउंटिंग, करंट टैक्स डेफर्ड टैक्स दोनों। मैं भी करंट टैक्स के बारे में बोल रहा हूं, डेफर्ड टैक्स के बारे में तो नहीं बोलूंगा। अगर बोलोगे तो मैं बोल भी दूंगा, सेम है। करंट टैक्स के बारे में बोल रहा हूं। इन्होंने क्या बोला मालूम? बोला मान लीजिए सुदर्शन जी आप पहला क्वार्टर का टैक्स निकाल रहे हो और पहला क्वार्टर में आपको 400 रुपया का इनकम है। पहला क्वार्टर में आपको 400 रुपया का इनकम है, तो आपको 400 रुपया का इनकम है तो आप निकालने के बाद ही तो टैक्स निकालोगे। अरे पीएल तो फर्स्ट क्वार्टर का बनाओगे ना, उसके बाद ही तो टैक्स निकालोगे। तो बोला कैसे करना है? मैं बोला देखो, अगर इंडिविजुअल हो गए तो हो सकता पहला 400 पे टैक्स ही नहीं लगे, पहला 5 लाख पे टैक्स नहीं लगता, पहला 2.5 लाख पे टैक्स नहीं लगता, होता है ना। तुमने एक आइडिया बोला सुदर्शन जी आपको करना क्या होगा? बोला एवरेज एनुअल इफेक्टिव टैक्स रेट निकालना होगा। क्या निकालना होगा? एवरेज एनुअल इफेक्टिव टैक्स रेट। बोला इसको निकालना होगा और वो टैक्स रेट आपको क्वार्टरली इनकम पे अप्लाई करना होगा। आप ये नहीं बोल सकते इस क्वार्टर में तो मेरा टैक्सेबल नहीं टच किया तो हम टैक्स का प्रोविजन ही नहीं बनाएंगे। होता ना, एग्जेम्प्टेड इनकम रहता है पहला 2.5 लाख 5 लाख इंडिविजुअल वगैरह के लिए। बोला वैसे नहीं कर सकते। तो हम बोले फिर पूरा बताइए ये होता कैसे? बहुत सुंदर से बताया सब कुछ। उन्होंने बोला मान लीजिए आपका पहला क्वार्टर में 400 का इनकम है और मान लीजिए आप कंपनी है, इंडिविजुअल छोड़िए, फिर इंडिविजुअल वाला ही बताएंगे जहां पे स्लैब लगता है। तो मान लो आपका 400 का इनकम है और आपके पिछले साल का कैरिड फॉरवर्ड लॉस है मान लीजिए 300। तो 300 तो आप एडजस्ट करेंगे ना अगला साल में। तो आप ये नहीं सोचिएगा कि 400 से एडजस्ट होगा, पूरे साल से एडजस्ट होगा। उसके लिए तो एवरेज एनुअल इफेक्टिव टैक्स रेट का कॉन्सेप्ट बोला हम दे रहे, सुनिएगा। हम बोले दीजिए। तो बोला देखिए पहला क्वार्टर का आपका एक्चुअल इनकम आपके पास आ गया ना? हम बोले हाँ। बोला दूसरा तीसरा चौथा क्वार्टर का इनकम को आप प्रोजेक्ट करिए, एस्टिमेट कीजिए।
दूसरा, तीसरा, चौथा क्वार्टर को आप एस्टिमेट कीजिए। हम बोले हो गया, ये एस्टिमेटेड है। तो बोला चारों को ऐड कर लीजिए जल्दी, 1900। बोला अब इस 300 के कैरी फॉरवर्ड लॉस को एडजस्ट कर दीजिए। तो बोला आपको टैक्स देना पड़ेगा 1600 पर, और मान लो टैक्स रेट है आपका 30%, तो 16 पे आपको टैक्स देना पड़ेगा 480 देना पड़ेगा। ये आपका ट्रू टैक्स पेएबल फॉर द ईयर होता अगर आपका पूरा साल का इनकम 1900 होता। अब आप क्या करिए, इस 480 को 1900 से डिवाइड कर दीजिए। ये पहले समझिए, खाली डिवाइड करने मत रहिए। 480 क्या हुआ, जो टैक्स एनुअली आएगा, और उसको ये इनकम से डिवाइड किया जो इनकम एनुअली आएगा, और ये अकाउंटिंग इनकम ही है क्योंकि टैक्सेबल इनकम तो ये है। इसको अकाउंटिंग इनकम से डिवाइड करना है। आया मान लो 25.26%। अरे बाबा इंटू 100 है, टैक्स तो परसेंटेज में आएगा रे बाबा, तो 25.26% आया। ये हुआ एवरेज एनुअल इफेक्टिव टैक्स रेट या वेटेड एवरेज एनुअल इफेक्टिव टैक्स रेट। हम बोले करना क्या है, बोला 400 में इसको अप्लाई करना है। 400 इंटू 25 करो करो, अच्छा लगेगा, बहुत बहुत सुंदर पढ़ाई है। 400 इंटू 25.26%, 101 कर दो बस। बोला ये टैक्स है। हम बोले हम होते तो हम तो 400 का 30% 120 लिख देते। बोला नहीं कर सकते। हम बोले एक हम सुदर्शन अग्रवाल, एक हम मान लो अरहम बोला सर हम तो 400 में 300 का CFL एडजस्ट करता, 100 पे 30% 30 निकाल देता। वो भी रॉन्ग है। बोला ऐसे करना है, फर्स्ट क्वार्टर का इनकम सच्चा वाला, बाकी 3 एस्टिमेट वाला, टोटल करके एडजस्टमेंट करके टैक्स निकाल लो। टैक्स को टोटल अकाउंटिंग इनकम से डिवाइड करोगे, टोटल, और फिर पहला क्वार्टर का जो अकाउंटिंग इनकम आया PBT, उससे वो टैक्स रेट मल्टीप्लाई करोगे। ये टैक्स पहला क्वार्टर का। बोलो लॉजिकली बढ़िया है, स्मूथ है, स्ट्रांग है। फिर हम बोले सेकेंड क्वार्टर में क्या करोगे? ना 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 रुक जा बेटा, ऐसे तुम। बोला YTD ईयर टू डेट कॉन्सेप्ट। रुक जा, तुम चुप रहे। क्या बोला? ईयर टू डेट कॉन्सेप्ट। तो हम बोले इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ा के तो दो ना, तो बच्चे बेचारे जब क्यूमुलेटिवली देख भी लेंगे समझ भी जाएंगे। तो बोला पहले तो बताओ सेकेंड क्वार्टर का एक्चुअल इनकम कितना आया। एस्टिमेटेड तो 500 था जो तुमने फर्स्ट क्वार्टर के एंड में किया था। सेकेंड क्वार्टर में, बच्चों आप ध्यान दे रहे हो, बोला सेकेंड क्वार्टर में एक्चुअल इनकम कितना आया। मैं बोला मेरा 600 आया। बोला थर्ड और फोर्थ क्वार्टर का प्रोजेक्टेड इनकम बताओ। तो हम बोले 800 और 500। अभी रुको, बहुत बहुत टेंशन है, समझे? बोलो हाँ। अब एक्चुअल सब बदल सकता है ना। तो बोला अब देखो ये तो हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये दोनों होने वाला है। तो आपका टोटल साल भर का इनकम, पूरा सुनना, टोटल साल भर का इनकम कितना हुआ? 600 और 400, 1000, 800 और 500, 2300। 300 का कैरिड फॉरवर्ड लॉस से एडजस्ट कर लो, 2000 का 30% में मल्टीप्लाई कर लो। बोला 600 हो गया आपका टैक्स। 600 को 2300 से डिवाइड करो, इंटू 100, 26.08%। अब क्या करो, 26.08 को 600 से मल्टीप्लाई मत करो, मत करो, मत करो, 1000 से मल्टीप्लाई करो। बिकॉज आपका एवरेज एनुअल इफेक्टिव टैक्स रेट 26% है, 26.08, तो वो 1000 पे लगना चाहिए। पिछला 400 पे कम लगा हुआ है, तो 1000 पे लगाओ
तो बोला 1000 इंटू 26.08% -101 जो फर्स्ट क्वार्टर का टैक्स आया था, ये 261 माइनस 101 दैट इज। अब समझे क्या हुआ, दोनों क्वार्टर में 26 बैलेंस हो गया कि नहीं? दोनों क्वार्टर का 26% बोल रहा उसको राउंड ऑफ में 26.08 को, जो पिछला बार 25 करके अकाउंट फॉर हुआ था उसका भी 1% हम बढ़ा दिए ना। ऐसे यूज किया जाता है ना बापरे बोलने लायक चीज। है ना बराबर? लिखो बोथ करेंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स। हाँ नेक्स्ट पैरा 15 नंबर। बोथ करेंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स आर मेजर्ड यूजिंग YTD कॉन्सेप्ट। YTD हमेशा सेकेंड क्वार्टर के लिए चालू होगा, सेकेंड क्वार्टर से ही YTD चालू होगा, बिकॉज फर्स्ट क्वार्टर के लिए क्वार्टर ही YTD होता है। YTD कॉन्सेप्ट एंड बाय कंप्यूटिंग एवरेज एनुअल इफेक्टिव टैक्स रेट, एंड बाय कंप्यूटिंग, बोलो बेटा फिर से, एवरेज एनुअल इफेक्टिव टैक्स रेट, एवरेज एनुअल इफेक्टिव टैक्स रेट। नीचे लिखो एग्जाम्पल। लिखो फर्स्ट क्वार्टर PBT 400, एस्टिमेटेड PBT नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स 700, 900, 400। सौरभ तेरा वो क्या नाम माइक्रोफोन ऑन हो गया है। टैक्स रेट 30%, कैरिड फॉरवर्ड लॉस 300। फाइंड करेंट टैक्स ऑफ फर्स्ट क्वार्टर। बोलो इस डेटा से निकल जाएगा हाँ या ना? हाँ, तो मैं पूछता जाऊंगा, तुम बोलते जाना। वर्ड्स तुमको नहीं मालूम ना, हम उस समय तो कचरा कचरा वर्ड लिख दिए थे। ठीक है, आप फर्स्ट क्वार्टर का करेंट टैक्स निकाल रहे हो, लिखो टोटल अकाउंटिंग इनकम। जो स्टूडेंट पहली बार में नहीं समझ पाए थे ना, वो अभी समझ लो। बोलो 400 प्लस 700, लिखो 400 प्लस 700 प्लस 900 प्लस 400 इज इक्वल टू 2400। कैरिड फॉरवर्ड लॉसेस टैक्सेबल इनकम, ये साल का है कि क्वार्टर का है ये वाला? हाँ साल का है। तो कैसे इसको साल में लेके गया नहीं देखे, और उसके हिसाब से कैलकुलेशन मारा, क्वार्टर में कैसे मार देंगे बोलता है। टैक्स पेएबल 2100 इंटू 30%। और यही सुनो, जिसका स्लैब लगने वाला होता है ना, वो यहीं पे स्लैब लगाता है उसके बाद, कि पहला 5 लाख पे इतना, दूसरा 5 लाख पे इतना, फलना पे इतना, ढिमका पे इतना। फिर वो उसका टैक्स पेएबल आ जाता है, फिर वो टोटल अकाउंटिंग इनकम से डिवाइड करके एवरेज एनुअल टैक्स रेट निकालता है। माने कंप्यूटेशन में दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। टैक्सेबल इनकम पहले निकलेगा, कंपनियों पे सीधे रेट लगता है, इंडिविजुअल लोगों में टैक्स पेएबल स्लैब के हिसाब से निकाला जाता है। और एक बात है, अगर कोई स्पेशल टाइप का इनकम है जैसे कैपिटल गेन इनकम, वो सब जब जैसे अराइज हो उस पर सीधा मारा जाता है, उसको एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है ना, तो वो जब जैसा अराइज हुआ तब उसी रेट से मार दिया जाता है।
अच्छा, अब क्या करेंगे बोलो? एवरेज एनुअल इफेक्टिव टैक्स रेट इज इक्वल टू, मेरे को लिखने देना, टैक्स पेएबल बाय टोटल अकाउंटिंग इनकम इंटू 100। बोलो बेटा कैसे करोगे? हाँ बेटा, 26.25%। सीटी फॉर फर्स्ट क्वार्टर। हुआ ना बढ़िया से? ये पढ़ाई तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक सेकेंड क्वार्टर का वाईटीडी नहीं सिखा देते, क्योंकि सेकेंड क्वार्टर में जाएंगे वेटेड एवरेज एनुअल इफेक्टिव टैक्स रेट बदल सकता है, सीरियसली बदल सकता है, और फिर वाईटीडी कॉन्सेप्ट तो लगेगा ही लगेगा। तो 2 क्वार्टर का इनकम मिला करके फिर वो जो निकालने का तरीका है उसका एग्जाम्पल अगर नहीं देंगे ना तो ये कंप्लीट नहीं माना जाएगा, है कि नहीं? फिर वो पढ़ाई नहीं हुआ टाइप का ही हो जाएगा। आपके इतना ही आएगा हमको मालूम है, ये भी नहीं आएगा, बट फिर भी पढ़ाना चाहिए। लिखो अनुपम, एक बार नीचे आएगा ना, लिखो। नहीं नहीं नहीं, से इन दी सेकेंड क्वार्टर दिस हैपेंड। एक बार देख लो बेटा, हम लोग इतना ही डेटा आपको दे पाएंगे, हो जाएगा? चल बता, टोटल अकाउंटिंग। अब ना वर्ड भी तुम ही बनाओ, हाँ, और हम स्टार्ट किया वर्ड बनाना, हाँ, कोई नया वर्ड यूज नहीं करेंगे हम। हाँ गुड बॉय, 400 प्लस 1100 प्लस 1200 प्लस 900, वाईटीडी में पुराने वाले को भी लेना पड़ता है। यही जूम क्लास वाले सब ठीक ठाक समझ में आ रहा है ना? एक मिनट रुक जाओ, मैं जरा इनको देख तो लूं बेचारों को। इंस्टीट्यूट का अकाउंट्स का बुक लेकर के अब सारा कैरेट फॉरवर्ड लॉस बताओ। 300। टैक्सेबल इनकम 3300। रुक जा बेटा, सबको लिखने दे। एवरेज एनुअल, दूसरा वाला भी देख कहां पे, एवरेज एनुअल इफेक्टिव टैक्स रेट 990 डिवाइडेड बाई 3600। नहीं मिला? करेंट टैक्स फॉर सेकेंड क्वार्टर इज इक्वल टू, हराना 1100 नहीं, 1100 और 400 जोड़ेंगे, 400 प्लस 1100 1500 का एक साथ टैक्स निकलेगा, माइनस लास्ट क्वार्टर का टैक्स।
30। अच्छे से कॉपी कर लो, मेरा काम हो गया है। अब खाली एक पैराग्राफ बचा हुआ है, सेलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी नोट्स वाला, ठीक है। बट हम चाहते हैं अभी कुछ सम बनाया जाए। अब सम वाला माहौल बन गया, जिस तरह से ये सब चालू हुआ है, बन गया है ना। अच्छा, उसका एग्जाम्पल देना है क्या कि इंडिविजुअल वाला का केस में, या सीधे सम में आएगा तो कर लेंगे? सेम तरीका है, बस यही तरीका है, खाली डिफरेंट कहां पे होगा देख लो ना। इस जगह पे है मुन्ना, देख इस जगह पे, ये जब टैक्स पेएबल निकलेगा ना, देख ये जब निकलेगा ना, ये स्लैब से निकलेगा, बस बाकी सारा चीज सेम ही है। चलो एक साथ पढ़ा दूं, तुम बोलो लास्ट पैरा को भी कंप्लीट कर दें, नोट्स का रनिंग हो जाएगा। नोट्स को रोक दो, उसको बोलो अब मत दौड़ो, तुम थक गया होगा, अब दूसरे किसी को दौड़ने दो। चलो क्वेश्चन नंबर बताओ, पेज नंबर बताओ तुम, फिर मैं क्वेश्चन नंबर। ना बहुत ज्यादा नहीं होगा, 66 होगा। तो हाँ, तो वही तो बोलो, फट फट होएगा। अच्छा वो सरकाज़म, ओके ओके, सॉरी, वही मैं बोला। पेज नंबर, इसका इंडेक्स 34 है फाइनल में। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का इंडेक्स नंबर 34। गुड 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 गुड। पहला सम, क्वेश्चन नंबर 1। ये टैक्स वाला पढ़ाए ना, ये वाला अभी जो पढ़ाए ना, वो तुम्हारे बुक में नहीं है। लेकिन नहीं दे देगा वो लोग, बुक में नहीं देगा तो क्या हुआ। अरे रेलेवेंट तो है ही, बहुत सारा चीज ये पढ़ाते वक्त हमको ऐसा पढ़ाना पड़ा है जो आपके बुक में नहीं है। तो आपको क्या फर्क पड़ता है, जो बुक में है वो तो हम पढ़ाए ही हैं। चलो पढ़ लिए। तो वो लोग क्या करना चाहता था बच्चों, कौन सा खर्चा को डेफर कर रहा है? सब मिला के 10 करोड़ के एक्सपेंडिचर को, कि कोई पर्टिकुलर नाम है? हाँ वही बोल रहे हैं, फर्स्ट क्वार्टर में 3 खर्चा दिया है, सैलरी दिया है, एडवर्टाइजमेंट दिया है और एडमिन दिया है। जैसे सब मिला करके 60 और 4 64 और 8 72 करोड़ रुपया का खर्चा हुआ है। मैं ठीक बोल रहा हूं ना मुन्ना? और वो बोल रहा है क्योंकि सेल बहुत
नहीं फर्स्ट, हाँ फर्स्ट क्वार्टर में सेल बहुत कम है और थर्ड क्वार्टर में सेल बहुत ज्यादा है, तो बोलता हम इसमें से कुछ खर्चा निकाल करके थर्ड क्वार्टर में इस तरह से डेफर कर दें। नहीं हो सकता। तो इसका नोट कौन सा है बताओ, मेरी उसमें से निकाल के, क्या नाम बुक में से, क्या नाम है उसका, एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। चलो वो पैरा कॉपी करो, लिखो एज पर एज 25, नाम लिखो उसका, लिख दिए, एक्सपेंसेस एंड इनकम इनकर्ड, एक्सपेंसेस, हाँ इनकर्ड ऑब्लिक अर्न्ड in a particular interim period should be recorded in the same interim period. Should be recorded in the same interim period. Full stop. They should not be word बोलो, हाँ anticipated और deferred। पहले लिखना बाद में लिखना, हाँ anticipated पहले लिख लेना, deferred बाद में लिखना। Unless it is appropriate to do so. Full stop. Para change. In the given case, the entity wants to recognize मत लिखो, wants to defer, recognize less expense लिख रहा था तो defer some expense to the third quarter लिख के मैनेज कर रहा हूं, wants to defer some of its expense incurred in the first quarter to the third quarter। आराम से लिखाऊंगा मैं, हाँ वो लिखूंगा मैं, पहले लिखू ना, some of its expense incurred in first quarter, डेफर वर्ड लिखा है, क्या लिखा है बोल तो फिर से, टू द थर्ड क्वार्टर एज देयर इज मोर सेल इन द थर्ड क्वार्टर। फुल स्टॉप। This is not allowed as per AS 25. अब बता क्या मांगा है, ना पढ़ना बे, कैलकुलेट द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर, प्रॉफिट लॉस निकालने बोला है। ऑल्सो गिव ए कमेंट, कमेंट तो हम दे दिए बढ़िया सा, कमेंट पहले दे दिए, रिजल्ट निकाल लो, लिखो रिजल्ट प्रॉफिट लॉस को बोलते हैं। अमाउंट सब बोलिए, कुछ मार्क्स नहीं काटेगा, ना देखेगा ही नहीं, ये देखने लायक चीज भी नहीं ना, इट इज नॉट ना कुछ ना ये सबसे मार्क्स नहीं कटता। हाँ आदत है ना क्वार्टरली बोलने का। चलो बोलो, सेल्स
80 करोड़। अदर इनकम है? अदर इनकम है? एक्सपेंसेस, सैलरीज, माने वो हर क्वार्टर में हो रहा है, माने वो किसी को दिया हुआ है कि मेरा ऐड चलाना है टाइप का, चैनल को दे दिया 4 करोड़ का बजट, तुमको हर क्वार्टर में 4 करोड़ रुपए हम दे देंगे, तुम अपना जैसे भी उसको चलाओ अनुपमा के साथ। अच्छा, अब जो समझा नहीं अनुपमा के साथ चलाओ, उसके लिए हम बहुत दुखी हैं। कौन कौन समझा अनुपमा के साथ चलाओ? नीचे नीचे कौन कौन नहीं समझा? ओके, नीचे। एक्चुअली अनुपमा एक सीरियल है हिंदी में, स्टार प्लस में आता है ना। हाँ, सबका फेवरेट है, मेरे घर में नहीं चलता, लेकिन बाकी मेरे पूरे रिश्तेदारों के घर में चलता है। बोलिए बोलिए बोलिए। बस टाइम वेस्ट ना किया जाए, अपने इस तरह से करें कि वक्त पे खत्म कर पाएं, और हमको पूरा विश्वास है कि आराम से हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, अच्छा एकदम इजी था, लॉजिकली कॉन्फिडेंटली आप कर पाए थे, गुड बॉय। सेकेंड क्वेश्चन बुद्धि लगाया, बहुत सुंदर, आपको गलती हो सकता है, आप पढ़ो। हाँ बेटा, बोलिए कैसे? नहीं, नो, देन प्लीज डोंट डू दिस। नहीं, रिक्वेस्ट है मेरा। देखो क्वेश्चन में क्या घुमाया है। हाँ, इनकम टैक्स मार्च में हो रहा है, और ये लोग सबको सितंबर तक लेके चला गया है। तो क्या टैक्स पेएबल, खाली एक ही कॉमन सेंस लगाना है, एक ही कॉमन सेंस लगाना है,
एक ही मैं बोलूंगा, आप खाली उसको हाँ या ना में बोल दोगे तो आंसर आ जाएगा। आप रॉन्ग बोलोगे तो मैं सुधार दूंगा, आप राइट बोलोगे तो हमको खुशी होएगा। देख 4 क्वार्टर की इनकम 200 200 200 200 है, तो वहां कोई झमेला नहीं। तो मेरा एक ही बात बोलना है कि 200 200 200 200 को ऐड करके 800 के ऊपर टैक्स रेट लगाना फुल ईयर का पॉसिबल होगा, या 200 200 400 पे अलग और 200 200 400 पे, समझ तो गए होंगे हम क्या बोल रहे हैं। 200 200 400 पे अलग और 200 200 400 पे अलग करना उचित रहेगा। और इस क्वार्टर का इसके लिए अलग टैक्स रेट यूज होगा और इसके लिए अलग, क्योंकि इनकम टैक्स तो साला मार्च तक ही चलेगा रे बाबा। तुम्हारा सितंबर ईयर एंडिंग है, उसके लिए इनकम टैक्स वाला थोड़ी बोलेगा ठीक है सितंबर में तुम टैक्स दे दो। आप समझ रहे हो बात को? तो बस यही वाला बात है और कोई बात इसमें नहीं है। तो पहला 2 क्वार्टर जिसको मैं बोलूंगा अक्टूबर टू दिसंबर और जैन टू मार्च, क्या रेट से टैक्स निकालना होगा, और आखिरी 2 क्वार्टर में 30 से निकालना होगा। ऑन एन एवरेज 25 पे आप नहीं निकाल सकते। ऑन एन एवरेज 25 समझे कि नहीं, उस पे आप नहीं निकाल सकते क्योंकि साल चेंज हो जाएगा। लिखो एज दी financial year as per income tax act ends on, as the financial year as per income tax act ends on 31st March 31st March, comma, we cannot use the tax rate of next year in measuring average annual effective tax rate of current year। देखो समझ पाए क्या मैंने क्या बोला? बहुत तुम लोग भी तो यही बोला। अच्छा, और एक समझे कि नहीं, मैं 30 को यूज नहीं कर सकूंगा जब मैं करेंट ईयर का टैक्स रेट निकालूंगा तो। और मेरे लिए अच्छी बात क्या है कि मेरा एवरेज और एक्चुअल सेम ही आएगा, 20% ही आएगा, क्योंकि कोई कैरिड फॉरवर्ड, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, स्लैबिंग नहीं है, स्लैब स्लूब कुछ नहीं है। तो मुझे बोलोगे मुझे वो सब वर्किंग करूं कि मैं सीधे 20% ले लूं? समझे मैं क्या बोला? क्योंकि कुछ होता अलग से तो फिर निकालते। लिखो देयरफॉर, ऐसे लिखोगे। टैक्स एक्सपेंस डैश इंटू डैश इज इक्वल टू डैश। बोलो बच्चों, मैं 400 इंटू 20% -40 कर सकता था। हाँ समझ रहे हो, सेम ही आएगा, बोल के नहीं कर रहा हूं मैंने। आप वो स्टीरियोटाइप बन के जबरदस्ती गाली मत दीजिएगा। जिस सब में जरूरत होगा हम करेंगे। यहाँ एकदम कुछ है नहीं बोल करके बोल रहा हूं। इसमें झमेला वो 20 और 30 का एवरेज करने वाला है, क्योंकि बच्चा एवरेज करके 25 ना कर दे। थर्ड नंबर क्वेश्चन,
पढ़ लिए? चल पहला वाला के ऊपर कमेंट करो। फाइनली उन्होंने बोला करेक्ट क्वार्टरली इनकम भी निकालना है, पर हम लोग कमेंट भी करेंगे हर आइटम पे। पहले बैड डेट के बारे में बताओ क्या हुआ। अच्छा, इन लोग का क्वार्टर ये वाला कौन सा है रे? तीसरा क्वार्टर है, मतलब आप समझ लो अक्टूबर टू दिसंबर, यही ना? चल बच्चे बोल तो क्या हुआ इस क्वार्टर में? इनका बैड डेट हुआ 40,000 का। अच्छा, थर्ड और फोर्थ में डिवाइड कर दिया, नहीं करना, बस लिख दो, लिख दो। नहीं भैया लिखो ऐसे, बैड डेट, हाँ नहीं करना चाहिए को लिखना है, लिखो बैड डेट 1 करके लिखो, 1 करके। बैड डेट ऑफ 40,000 इज इनकर्ड in third quarter. It should be entirely charged in the third quarter. Its deferral is not allowed. नहीं कर सकता, बोल दिए देख। तो सर इन्होंने जो डेफर कर दिया है, तो इन्होंने कुछ खर्चा, प्रॉफिट बढ़ गया। हाँ बस यही सुनने का मन था, डेफर कर दिया ना, तो इनका प्रॉफिट बढ़ गया है। तो हाँ, तो जब आप करेक्ट प्रॉफिट निकालोगे 20,000 लेस करना, 40 लेस मत करना। हाँ, सेकेंड, आग लगी है रे, ये ठीक किया ना? लिखो, लिखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस of 35,000 recorded in the third quarter, incurred in the third quarter, incurred in the, is recorded in the third quarter is correct. नेक्स्ट, चेंज इन दी मेथड हुआ है। क्यों? प्रोस्पेक्टिवली तो लगता है, ये थोड़ी कोई एनुअल थोड़ी है। मेथड चेंज किए, प्रोस्पेक्टिव होता है, बस जहां से जो भी चेंज किए, अब जो लगा बस वहीं से ही होता है, तो उसी के हिसाब से ही निकाला अगला अपना। हाँ वो तो लिख रहे हैं ना, चेंज के कारण जो डिप्रिसिएशन है 45,000 रुपये का एक्स्ट्रा, वो थर्ड क्वार्टर में आया और थर्ड क्वार्टर में लिखा है। एकदम सही किया है, ये कोई एनुअल डिप्रिसिएशन नहीं है। हाँ तो बस यहां से लगाओ। हाँ आएगा, पर ये वाला नहीं जाएगा ना, ये थर्ड क्वार्टर का ही तो है। लिखो additional depreciation of 45,000 resulting from change in the method of depreciation amounting to 35,000, amounting to 45,000 is recorded in the third quarter itself. पूछ रहा सर थ्योरी बेस्ड एएस है क्या, प्रैक्टिकल नहीं है क्या? तो ये तो प्रैक्टिकल तो बनाया है, जो निकाला है सब प्रैक्टिकल नहीं था क्या? लिखा so it is correct.
अब आप लोगों को बोलना है, ये भी तो निकालने बोला है। 1-2 मार्क्स तो इस पे भी रहेगा ना। अगर 5 मार्क का क्वेश्चन रहेगा तो 3 मार्क 3 एक्सप्लेनेशन पे और 2 मार्क्स इस पे रहेगा। खाली 20। ओके। एक 140 पॉइंट निफ्टी नीचे था सुबह, 180 पॉइंट ऊपर बंद किया। किस तरह से टाना है, और बैंक को नहीं छुआ है, बैंक नहीं टाना। हद मार्केट है भाई। हमको लगता है आने वाला पूरा 1.5-2 साल इसी तरह से वोलाटाइल मार्केट रहेगा। नहीं, वोलाटाइल मार्केट का बात बोल रहे हैं। हाँ, मतलब बढ़े तो बढ़ना तो हमको भी मालूम है कि बढ़ना तो है ही। वी आर बाइंग फॉर द लॉन्ग टर्म, नो डाउट अबाउट दैट। पढ़िए क्या लिखा है। एक लाइन करेक्ट है, और बोलो। सर पढ़िए, सुंदर लाइन है। सर आप अलग से नहीं पढ़ाए, हम पढ़ाए, अलग से नहीं पढ़ाए। ईयर टू डेट करना होगा। थैंक यू, 2 लाइन अच्छा मिला। दोनों लिखना है। अरहम ने बोला कि सर एक्सपेंडिचर ही तो लिखना है ना, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी एंड पेंशन ही तो लिखना है ना, डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स का। तो बोलता जैसे जैसे इनकर होता जाएगा वैसे वैसे ही तो लिखेंगे ना। बिल्कुल। फिर उसने बोला सर ईयर टू डेट, जैसे सेकंड क्वार्टर में मान लिया, फर्स्ट क्वार्टर में आप लिखा, फिर सेकंड क्वार्टर में निकालोगे तो वाईटीडी कॉन्सेप्ट तो आपको फॉलो करना पड़ेगा ना, कि भाई 6 महीना का ग्रेचुइटी कितना, 3 महीना माइनस किया तो 3 महीना का ग्रेचुइटी कितना। और बोलो, पीछे कुछ नहीं मिलेगा, थ्योरी में लिखा हुआ है। थ्योरी खोज। अकाउंटिंग पॉलिसी जैसे आप कंसिस्टेंट यूज करते हो ना एनुअली, उसी तरह से यूज करके निकालना होगा। और रुको, एक वर्ड जिससे आपको 1 नहीं तो 2 मार्क्स ज्यादा मिलेगा, वो है एज पर एज 15 एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, जिसमें एक्चुरियल का कैलकुलेशन, एक्चुरियल एजम्पशन लगता है ना। ये याद है, करंट सर्विस कॉस्ट पास, ये वही है, करंट सर्विस कॉस्ट पास सर्विस कॉस्ट। तो वो एक्चुरियल एजम्पशन वाला बात आपको लिखना पड़ेगा। ये 4 लाइनें लिखोगे आपको मार्क्स मिलेगा। लिखो। द बेसिस फॉर calculating the provisions in respect of defined benefit schemes। आपको याद है डिफाइंड बेनिफिट प्लान, मेरा वर्ड याद है, डिफाइंड बेनिफिट, डीबीओ 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 लिखते थे आप लोग, तो डीबीओ बोलने लग गए थे लास्ट में। डिफाइंड क्या लिखा, डिफाइंड बेनिफिट लाइक पेंशन, ग्रेचुइटी etc. for the employees। will include the following। नीचे लिखो ए, use actuarial assumptions
बी, record as and when they are incurred, that is accrual concept. Use, लिखने दो, as and when they are incurred. C, use year to date concept. डी, अच्छा बच्चों एक प्रॉब्लम बता देता हूं छोटी सी। एक्चुअरी हो सकता है तुमको क्वार्टरली आके डेटा ना दे, एक्चुअरी तो साल में डेटा देगा, तो उसके जो एजम्पशंस पिछले साल वाले हैं ना, उसी के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना। नहीं समझे? अगर एक्चुअरी आपको क्वार्टरली डेटा दे देता तो बेस्ट है, अदरवाइज एक्चुरियल एजम्पशन जो लास्ट ईयर उसने लिया था वो वाला यूज कर लेंगे। लिखो इफ, एक मिनट, Q4 रिपीट बताइए ना, पार्ट बी बोल रहा है क्या? रिकॉर्ड एज एंड व्हेन दे आर इनकर्ड। सी, यूज YTD कॉन्सेप्ट। डी, इफ actuarial rates of current interim periods are not available, if actuarial rates of current interim period, वो रहेगा नहीं अवेलेबल, हम बता देते हैं, वो लोग आकर के बैठ करके क्वार्टरली इंफॉर्मेशन नहीं देता है, तो एंटिटी लोग एजम्पशन करके निकाल लेता है, उसी एजम्पशन को जो पिछला साल का था यूज करके करेंट क्वार्टर का निकाल लेता है। इफ actuarial rates of current interim period are not available, use rates used in the last year. एक्चुअली इंटरेस्ट रेट सब चाहिए ना बेटा उसमें, करंट सर्विस कॉस्ट, पास्ट सर्विस कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, कटेलमेंट, सेटलमेंट, नहीं याद है? सभी कुछ का तो डेटा चाहिए ना, तो ये पॉलिसी यूज होता है। करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 5। हम सब बड़ा जल्दी जल्दी बन जा रहा नहीं? दो लाइन खाली लिखना है, कोई निकालना उकालना थोड़ी है कुछ। बोलिए, पहला अमाउंट जो लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सेगमेंट, हेडिंग तो लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सेगमेंट, माने असेट सेल का लॉस है रे। अच्छा, इनका ना क्वार्टरली रिपोर्टिंग नहीं है, 6 मंथली रिपोर्टिंग है, हाफ ईयरली। हाँ, ध्यान देना बेटा। तो जून जुलाई में झूठ मूठ का घुमा रहा है वो। हेलो, हाफ ईयरली रिपोर्टिंग है, सीधा अप्रैल टू सितंबर, फिर अक्टूबर टू मार्च। बोल मुन्ना, 2 लाख का लॉस है। कब बुक करोगे? 1-1 लाख करके कर दे 2 बार। बोलिए, पूरा एक बार में आएगा ना? तुम लोग बोलो, पूरा सितंबर में लिख दूं? लिखो। तुम लोग बोल दिए थे पहले, लेकिन जब हम सेकंड टाइम पे ही बोले तो भी वो बच्चा ऑलमोस्ट ठीक बोला, तुम लोग गड़बड़ाया। लिखो। एक्चुअली ये तरीका होता है कि बच्चे लोग क्या करते हैं, जैसे टीचर जो बोलता है ना कि
सारा बात हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया, समझ भी गए। फिर टीचर हाँ तो ऐसे कर लें, हाँ कर लीजिए। उस समय वो लोग ये नहीं देखता है कि टीचर राइट बोल रहा है कि रॉन्ग बोल रहा है, वो उनका फेथ है टीचर के ऊपर कि वहां पे वो सही ही बेचारा बोल रहा होगा। पर यहाँ तो कमीना आदमी बैठा चेयर पे, तो करोगे क्या? लिखिए बच्चों, क्या लिखिए? लिखो द अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ ₹2 लाख अरोज ऑन, ये डेट में अराइज होता है, डेट में लॉस एक पर्टिकुलर डेट में अराइज होता है, सेल का लॉस अरोज ऑन 30 जून 2021, फुल स्टॉप। सो इट शुड इंटायरली बी, so it should recorded in the, बोलो, interim period ended on 30/9/2021, ब्रैकेट में लिख लो फर्स्ट हाफ ईयर। नेक्स्ट, आधा आधा हो जाएगा ना? अच्छा, आधा आधा में भी ना मैं एक तो खाली झमेला करूंगा छोटा सा तुम्हारे साथ। झमेला ये करूंगा कि तुम ठीक बोला है, मैंने रॉन्ग नहीं है, आधा आधा ही कर रहा हूं। खाली एक चीज वहां पे देख, एनुअल टैक्स है तो समझ में आ ही रहा है, एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स है। खाली एक चीज देख जिसको लेके तुमको थोड़ा सा फोकस होना चाहिए। हाँ, अब पूरा सजा के बोल सब कुछ, जितना ब्यूटीफुली तू बोल सकता है। लिख, फाइनल तुमसे पूछूंगा अभी, लिख माने खाली माहौल बनाने तक छोड़ रहा हूं। लिखो, प्रॉपर्टी टैक्स is an annual tax, hence it should be booked periodically। अब आगे तुमको बोलना है, 3 वर्ड बोलोगे तो हमको अच्छा लगेगा, माने 3 बार बोलोगे तो। नहीं ठीक बोल रहा हूं, मैं मानता हूं पीएल का जहां तक कहानी है मैं मान गया। बैलेंस शीट की स्टोरी भी बता, बैलेंस शीट की भी स्टोरी बता। वो राइट है, P&L में जो जाएगा वो 30 हजार ही जाएगा, पर इसका वाला 30,000 नहीं, इसका एक 30,000 तो ठीक है। पहला वाला के बारे में बताओ, कैलेंडर ईयर 2021 लिखा है, और मेरा एक मिनट देखो, एक मिनट देखो, मेरा कहानी कब से चालू हुआ है? अप्रैल 2021 से सितंबर 2021, फर्स्ट क्वार्टर है, फर्स्ट हाफ ईयर है मेरा, और अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 मेरा सेकेंड हाफ ईयर है। और जो 60,000 रुपीज का जो खर्चा लिखा है वो जैन टू दिसंबर 2021 है, और वो पेमेंट हम लोग फिर यहां पे कर रहे हैं, इस जगह पे कर रहे हैं, पेमेंट इस जगह पे कर रहे हैं। नहीं, वो मैं समझ रहा हूं, 30 और 9, मेरे को पीएल नहीं चाहिए, मेरे को बैलेंस शीट की बात करके दो। यहां पे जो हम 60,000 पे किए, 30,000 पीएल में डालेंगे, और पहला 15,000, सोचो मैं क्या बोल रहा हूं, सोचना, बैलेंस शीट का बात पूछ रहा हूं। आप लोग राइट है, आप तो 30 पीएल में डालेंगे, लिख दिए तो मार्क्स मिल गया।
अब जो मैं बोल रहा हूं उसको खाली बोलने बोल रहा हूं, मैं इस क्वार्टर का ही तो पीएल बना रहा हूं, अभी इसी क्वार्टर का तो मेरा रिपोर्टिंग चल रहा है, तो आप इतना क्यों हाँ है लगा रहे हो, आधा आधा आधा, हाँ आधा आधा, खाली इसके ऊपर बात करो। जो 60 पे किए 30 पीएल में जाएगा, 15 पिछला साल का आउटस्टैंडिंग का पेमेंट अभी किए होंगे, और 15 को प्रीपेड बनाएंगे सो दैट वो नेक्स्ट 6 मंथ में बुक हो जाएगा। तो हम 11-12 वाला बात बोले हैं, ठीक है, बट हम ये बात इसलिए बुलवाए कि वह कैलेंडर ईयर लिखा हुआ था, तो ये बात हाईलाइट करना जरूरी हो जाता है। तो फिर आप मेरे से जरूर पूछना, सर लेकिन जैसे आप 15,000 प्रीपेड बोल दिए इस बार, इधर देख यहां पे, तो सितंबर की बैलेंस शीट में प्रीपेड चला जाएगा, तो सर फिर वो मार्च वाले पीएल में तो आएगा ना वो 15,000? हाँ आएगा सर, और भी तो 15 आएगा ना, अरे हाँ वो भी आएगा सर, हम लोग 30 तो राइट ही तो बोले थे ना आपको, अरे हाँ हम कहां बोले, तुम लोग रॉन्ग बोला, यू नेवर सेड एनीथिंग रॉन्ग। पर कैलेंडर ईयर वाइज जो सजाने का काम था ना, बैलेंस शीट वाला भी, हमको वो भी सुनने का मन था। लिखो, so only 30,000 which belongs to the first 6 months should be charged to the P&L in the first 6 months। ये तुम्हारी बात हो गई एज इट इज वाली। अच्छा, उन्होंने खाली पहला 6 महीना का अकाउंटिंग पूछा है, ठीक है, नीचे 2 ठो बुलेट पॉइंट, 15,000 शुड बी ट्रीटेड एज, नहीं प्रीपेड सेकेंड में लिखाऊंगा, 15,000 शुड बी ट्रीटेड एज पेमेंट ऑफ लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग। लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग नहीं लिख के लास्ट हाफ ईयर आउटस्टैंडिंग मुझे बोलना चाहिए। लास्ट हाफ ईयर आउटस्टैंडिंग, फिर और एक ठो बुलेट बनाओ, 15,000 शुड बी ट्रीटेड एज प्रीपेड एक्सपेंस फॉर अक्टूबर टू दिसंबर। समझ गए फॉर अक्टूबर टू दिसंबर क्यों बोले? ये हमको सुनने का मन था। आपका पीएल को लेके आंसर हमेशा राइट था, नहीं समझे बात को, हमको बैलेंस शीट को लेकर के सुनने का मन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस नहीं है तो क्वेश्चन में स्ट्रेंथ नहीं है, बट देन स्लैब है तो थोड़ा सा स्ट्रेंथ बन जाता है। तो पहले बता टोटल इनकम कितनी है? नहीं नहीं जोड़ के, मैंने बोला ना जोड़ के। लिखो लिखो, तुम लोग लिखो, हम थोड़ी लिखो। 75,000 प्लस 250 प्लस, अनुपम नीचे आना जरा, एसी बंद कर, ठंडा लग रहा है बहुत जोर। हो गया, 10 लाख लिख दिए। कोई कैरिड फॉरवर्ड लॉस नहीं है, वो होता तो माइनस हो जाता।
अब टैक्स पेएबल, अनुपम जल्दी नीचे आ। अभी सरचार्ज का क्या रूल है रे? अभी सरचार्ज का क्या रूल है? 50 लाख के ऊपर अगर मेरा टैक्सेबल इनकम 50 लाख से ऊपर है, ऑल फ्रॉम बिजनेस, जो टैक्स देना होगा वो +10%, और अगर 1 करोड़ से ऊपर है मेरा टोटल टैक्सेबल इनकम, अरे हम अपने बारे में पूछ रहे हैं, 15% है, और 2 करोड़ से ऊपर हुआ तो क्या? तो কতগুলো চলছে? एक बार सब बंद कर दे। मेरे को लग रहा है आप लोग ज्यादा बोल रहे हो। 10, 15, 25 और 37 नहीं है। और 2 करोड़ के ऊपर अरे वो मेरे को मालूम है ऑन टैक्स है। ओके चलो बताओ, फर्स्ट 5 लाख पे कितना टैक्स दोगे? नेक्स्ट 5 लाख पे एवरेज एनुअल इफेक्टिव टैक्स रेट इज इक्वल टू एवरेज एनुअल इफेक्टिव टैक्स रेट इज इक्वल टू 3,50,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100, दैट इज 35%। हर क्वार्टर का मांगा है कि एक ही क्वार्टर का मांगा है रे? तो ऐसे लिख लो, क्वार्टर करंट टैक्स, पहला क्वार्टर 75,000 था ना, इंटू 35%। दूसरा क्वार्टर तीसरा क्वार्टर। ये एक्चुअल में ऐसा होता नहीं, आपको मालूम है ना? एक्चुअल में हर क्वार्टर में रीअसेसमेंट होता है। ये ऐसे चलता नहीं है एस्टीमेट के बेसिस पे। पहला रियल लेना पड़ता है, अगला 3 एस्टीमेट करना पड़ता है। ये खाली आपको एक तो हिंट कर देने के लिए दे रहा है। बस खाली स्लैब दे दिया तो थोड़ा सा अच्छा सम हो गया। बोल। लिख दिए तो इज्जत से लिख दिए, देखना एक बार जोड़ लेना। 3.5 लाख आ गया तो देख ले।
बच्चों आप लोग एक चीज अच्छे से समझे हैं ना, ये खाली हाइपोथेटिकली निकाला गया है। सच में फर्स्ट क्वार्टर का एक्चुअल लिया जाता है, अगले 3 क्वार्टर को एस्टिमेट किया जाता है, साल का निकलता है, फिर सेकेंड क्वार्टर का निकालते वक्त वापस से पूरा एक्सरसाइज रिपीट होता है। ऐसे नहीं होता है कि एक बार निकाला और चारों क्वार्टर में लगा दिया। हर क्वार्टर के बाद एवरेज एनुअल इफेक्टिव टैक्स रेट रिवाइज होता है, जो करवाए थे आपको पहले। लास्ट क्वेश्चन, नो कमेंट्स। बच्चों प्लीज क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ोगे, नो आर्ग्यूमेंट्स प्लीज, थोड़ा ज्यादा बड़ा समय। हाँ, इनका थर्ड क्वार्टर सितंबर में एंड हुआ है, क्योंकि हम थर्ड देख रहे हैं, 2 जगह पे लिखा हुआ देख, थर्ड क्वार्टर है वहां नीचे। क्लियर है ना? ठीक। और वही करेक्टेड प्रॉफिट निकालने बोला, देखो तो हम लोग नोट्स नहीं लिखेंगे, सीधा सीधा निकाल के दे देंगे। जैसे पहले बार तो एक्सप्लेन किए थे ना, अभी 6-7 पॉइंट को कौन एक्सप्लेन करे? करेक्टर ना निकालने बोला, निकाल देंगे डायरेक्ट। टोटल पीबीटी ये लोगों ने 4 लाख रिपोर्ट किया है। अब 1 नंबर पढ़ो और बताओ क्या करना है। बहुत बढ़िया, बाकी लोग सोचो क्या हुआ है। आराम से, कोई हड़बड़ाना नहीं, एकदम आराम से। आप लोग सही बोलोगे, हमको मालूम है, बुद्धि लगाओ, आप लोग को सब बहुत अच्छे से आता है। 1 लाख ही लिखा है, हाँ पूरा 4 लाख लिखना चाहिए, तो हम अभी 3 लाख ऐड कर दें। करते चलें क्या, एक तो करके, तो खत्म हो जाएगा पूरा। लिखो पीबीटी एज गिवन 4 लाख। बोलो डिविडेंड इनकम of the quarter not recorded। बोलिए। जिसको प्लस करना होगा इसको सिंपल छोड़ रहा हूं, जिसको हाँ माइनस करना होगा ब्रैकेट कर देंगे। अच्छा, इसी क्वार्टर में खर्चा हुआ है, शिफ्ट कर दिया उधर, तो माइनस नहीं किया वो लोग, हम लोग करेंगे। बहुत बढ़िया, लिखो सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस incurred in the quarter deferred wrongly सही है ना? लिखो। अरे लिखना क्या है? हाँ, तो जब लिखना नहीं है नो ट्रीट, फिर भी ये नो ट्रीटमेंट जब भी करते हो ना उसका तो नोट लिख देना चाहिए।
लास्ट में लिख दो, अभी लिख दो तो अच्छा, लास्ट में जब जगह सम बन जाएगा तब लिख देंगे. नेक्स्ट. ऐड करना होगा ना, देखा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन. वन. नेक्स्ट. लिखो. क्यूमुलेटिव लॉस of previous quarters recorded in this quarter on account of inventory valuation. तो सर हम लोगों को ऐड करना होगा ना, हटाना होगा, मतलब आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं. लॉस को हटाना होगा. आपने ठीक बोला था वर्ड्स, बट वर्ड्स आपके राइट थे. तो प्रॉफिट में तो ऐड करेंगे ना, हम ये बोल रहे हैं. ज्यादा खर्चा बुक हो गया ना, पिछला क्वार्टर का भी खर्चा हम लोग इस क्वार्टर में बुक कर दी. हाँ, अनुभव रॉय एकदम राइट बोल रहा. थैंक यू बेटा, वही पूछ रहा था. थैंक यू, गुड बॉय. लास्ट आ गया हम लोग का. बोलिए. लेस करना है ना, लेस. गुड. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. रॉन्गली शोन. बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस. सीए फाइनल का सम था ये. 3 बार आया हुआ है सीए फाइनल में. करेक्ट प्रॉफिट ना. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर टाइप का फील हुआ ना. नीचे वो डेप्रीशिएशन वाला लिख दो. चेंज इन द डेप्रीसिएशन हाँ नोट में. चेंज इन दी of 12 lakh which is entirely debited in the third quarter is correct. तो सर ये हो गया अपना कंप्लीट. सारे सम्स बन गए. अब क्या बचा बोलो तो. एक छोटा सा पैराग्राफ बचा हम लोगों का. अभी छोटा सा एक ब्रेक लेकर के आते हैं. 10 मिनट का लोगे कि 5 मिनट में चलेगा? हमको चाय पी के आने का मन है. तो 10 मिनट का ब्रेक है. अभिषेक ने बोला क्वेश्चन 4 का पॉइंट डी रिपीट कीजिएगा. क्वेश्चन 4 का पॉइंट डी. इफ एक्चुअरियल रेट्स ऑफ करेंट इंटरिम पीरियड आर नॉट अवेलेबल, यूज रेट्स यूज्ड इन द लास्ट ईयर. तो 10 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं. आकर के एक पैरा खाली पढ़ना है, सम भी नहीं है.
ठीक है, तो फट से हो जाएगा। और वो पैरा भी प्योर थ्योरी है। आते हैं।